Hello everyone, this is Shiv, your physics mentor. Welcome you all on Let's Study India, the ultimate learning platform. तो बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, दैट इज योर जो एप्लीकेशन पोर्शन है आपका बेसिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो एप्लीकेशन पोर्शन है, इसमें हम टाइम डायलेशन की बात करेंगे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे, वेरिएशन ऑफ मास की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, जो वेरिएशन इन मोमेंटम आएगा या रिलेटिविस्टिक वेरिएशन आएगा, इन सब पे इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। राइट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है रिलेटिविटी में, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो डीमेरिट आया या जो फेलियर आया कि उसने एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एब्सोल्यूट मोशन ऑफ अर्थ को नहीं बता पाया, उस चीज को दूर करने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में दो बेसिक पोस्टुलेट्स दिए ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस चीज को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। साथ ही साथ हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंतर्गत जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, दैट इज योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसको भी हमने लिख लिया था और डिराइव भी कर लिया था। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक रॉड है जिसका लेंथ L हो या कुछ हो, एक फ्रेम में, सिंपल सा बेसिक सा यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि दो हमारे पास फ्रेम है, एक फ्रेम S है, दूसरा फ्रेम S डैश है। अगर इन दोनों फ्रेम का रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो हमें यहाँ ये समझना है कि उस केस में अगर हम एक रॉड को जिसका कुछ लेंथ हो उसको एक फ्रेम में रखा हुआ है तो उसका मोशन कैसा होगा, या साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि उसका लेंथ चेंज कैसे करेगा, यानी कि उसके लेंथ में कितना कॉन्ट्रैक्शन आएगा अगर एक ऑब्जर्वर एस फ्रेम से देख रहा है एस डैश में रखे हुए रॉड को ना। तो ये सारी चीजें, ये सारे फिनोमिना जो होते हैं इसी को आज डिस्कस करने वाले हैं और लेंथ कंट्रैक्शन को कैलकुलेट भी करने वाले हैं कि जो कंट्रैक्शन आएगा लेंथ में वो कितना आएगा। उससे पहले कल का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट इज योर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उसमें एक चीज रह गई थी जिसको हम कह रहे थे इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम उसकी बात पहले कर लेते हैं। देखिएगा, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ना, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, तो ये इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को बताने के लिए हम ये मान सकते हैं कि हम ये यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक सिस्टम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक सिस्टम या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश जो है, अगर वो माइनस वी वेलोसिटी से मोशन करे विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, तो उस केस में जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगा, देखिए क्या सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, इफ वी assume that the system or frame of reference, system or frame of reference S dash is, frame of reference S dash is moving with velocity minus v relative to frame S, frame S, then we have, तो क्या हो जाएगा, x is equals to x dash plus vt dash under root 1 minus v square by c square। ये आपका आएगा ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेस, जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेस आएगा। राइट, सिमिलरली y is equals to y dash हो जाएगा, z is equals to z dash, क्यों, क्योंकि जो मोशन हो रहा है यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, मूविंग विथ वेलोसिटी v रिलेटिव टू फ्रेम s along x axis ना, फ्रेम s along x डायरेक्शन ना, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो दिक्कत है। देन अब लिख लीजिए ना, y बराबर y डैश होगा, z बराबर z डैश होगा, और जो ये तो आपका हुआ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेस, ट्रांसफॉर्मेशन
इन स्पेस, राइट। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम आएगा वो आपका आएगा t बराबर t डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आपका आएगा ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ना, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहां लिखिएगा भाई, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेस। और ये है आपका इनवर्स, लॉरेंज लिख लोगे तो और ज्यादा सही रहेगा ना, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेस। और ये है आपका इनवर्स, इनवर्स लॉरेंज, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम। किसमें? टाइम में। ये दो चीजें थी, इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम बात करेंगे किस पे, जो आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है ना। लिखिए, जल्दी करिए। हो गया, चलें आगे। देखिए, अब हम बात करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे भाई। तो पूरा फोकस यहां करना है ना, पहले डेरिवेशन देखना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। बेसिकली पहले आपको डेरिवेशन सीखना है ना। देखो, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कुछ बेसिक जो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं उसको देखिएगा। हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस होगा, दूसरा एस डैश होगा। जो बेसिक बेसिक एजम्पशन है तो उसको सपोज कर लीजिए। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, कंसीडर टू सिस्टम ऑफ frame of, two system of frame of reference, two system of frame of reference, two system of frame of reference S, frame of reference S and S dash. Now the frame, the frame, the frame S dash is moving with velocity v relative, the frame S dash is moving with velocity v relative to frame, relative to frame S ना, ये भी हमने मान लिया। अब यहाँ पे एक बेसिक चीज ये है कि एच डैश फ्रेम में एक रॉड रखा हुआ है ना। इसको थोड़ा फिगर से, अगर तुम्हें मन होगी सर थोड़ा फोटो वोटो बना दीजिए, देखो मैं फिगर बना दे रहा हूँ, फिगर से थोड़ा सा समझ लो तुम, है ना। फिगर का बहुत ज्यादा रोल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी भाई फोटो हर किसी को पसंद आता है। बन जा भाई, नहीं बनोगे? बनोगे, ये देखो बन गया, है ना। अब इसमें ये एक फ्रेम एस है, एस है ये बेसिकली आपका, ये कौन सा फ्रेम है? तो ये एस फ्रेम है। और एक हमने यहाँ और फ्रेम ले लिया भाई, हमारा मन, हम एक से अधिक फ्रेम ले सकते हैं, तो हमने यहाँ एक और फ्रेम ले लिया ना। ये है आपका फ्रेम एस डैश, ये यहाँ पे y है, इधर x है, इधर z है ना। यहाँ पे आपका y डैश है, यहाँ x डैश है और यहाँ z डैश है, राइट।
और साथ ही साथ एक और चीज देख लो, यहाँ पे ये तुम्हारा फ्रेम कौन सा है, तो ये है फ्रेम एस डैश। हाँ, और एक चीज, अब जो कुल मुद्दे की बात है वो ये है कि यहाँ पे हमने रखा हुआ है एक रॉड, और इस रॉड का लेंथ है कुछ ना, अभी उसको आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने रख दिया एक रॉड अलोंग दी एक्स एक्सिस, तो अगर मैंने इसको रखा हुआ है अलोंग, अच्छा एक और चीज समझना है ना यहाँ पे, एक चीज रुक जाओ पहले, चूंकि एकदम एक्स एक्सिस पे रखेंगे तो हम मान रहे हैं कि थिकनेस इसका हम कुछ देर के लिए नेग्लेजिबल मान लेते हैं, बहुत पतला तो रॉड रखा हुआ है, ताकि वाई एक्सिस का कंट्रीब्यूशन हमें नहीं देखना है ना। और चूंकि जो सिस्टम है वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ही ना, जो भी हो हमसे उससे क्या, हम बस इतना मानेंगे कि जो ये वाला हिस्सा है ये तुम्हारा x2 x1 है, ये तुम्हारा x1 है, जो ये वाला हिस्सा है ये तुम्हारा x2 है, ये लेंथ इस वाले फ्रेम में l है, इस वाले फ्रेम में का मतलब s डैश फ्रेम में ये x1 डैश है, ये x2 डैश है। जब इसको इस फ्रेम से अगर कोई एक ऑब्जर्वर है, अगर इस फ्रेम से कोई एक ऑब्जर्वर है, जब इसको ऑब्जर्व करेगा तो क्या कहानी घटेगी उसी को हमें देखना है। यहाँ पे ये किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो ये ट्रेवल कर रहा है v वेलोसिटी से, है ना। और यहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर मैं बना दे रहा हूँ, तुम कह रहे हो तो मैं बना दे रहा हूँ ना। मान लो कि ये ओरिजिन पे है, ये इसका ओरिजिन O है, इसका ओरिजिन O डैश है, और ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर, मान लेना यार, देखो ना ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर, और ये यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस वाले फ्रेम में ओरिजिन पे है और ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या घटना घटेगी इसी की बात हमें करनी है। चलो देखो, मजा आ रहा है, मजा आएगा। देखो तो मान लेते हैं, लेट अ रॉड is placed in frame S dash ना, whose in frame S dash the coordinates या the coordinates of let a rod is placed in the frame S dash along the x direction, ये भी तो लिखना है ना भाई, along the x axis, हम किधर रख रहे हैं, x axis के अलावा हमने रखा है ना। नाउ या also the coordinates of end points of the rod is x1 dash and x2 dash ना, x1 dash और x2 dash ये हमने मान लिया भाई, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, बता देना। देखो आगे, अब ये मान लिया, therefore the length of rod in this frame, या this लिखेंगे तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओगे, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूं भाई कि इन S dash frame is, तो क्या हो जाएगा, L is equal to x2 dash minus x1 dash, इक्वेशन फर्स्ट। ये तो बेसिक सी बात है ना। अब देखो, अब ये कह रहा है कि ये तो तब होगा जब ये भला मानुष जो है ये इस वाले O डैश फ्रेम में रहे और वहां से ऑब्जर्व कर, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है, लोग दूर दूर से भी देखना बड़ा पसंद करते हैं, तो ये दूर से देखेगा इसको, तो जब ये इस वाले फ्रेम से अपने अपनी खिड़की से जब ये इसको देखेगा तो उस केस में इसका लेंथ उसको कुछ कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगा, क्योंकि वो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो जरा इसकी खिड़की का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है ना। तो देखो, now if an observer is measuring the length of the same rod, measuring the length of the
same rod from measuring the length of the same rod from S frame, then the coordinate of the अरे यार देख रहे हो विनोद, coordinate of the end points of rod is x1 and x2, then the length of rod is, तो रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा, L नॉट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसको हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब मोटा माटी हिसाब किताब ये है कि यहां पे अब हम यूज करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन स्पेस। देखिए नाउ यूजिंग, अब देखो एक चीज समझना, रॉड जो रखा हुआ है वो एस डैश फ्रेम में रखा हुआ है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एस फ्रेम से, तो तुम ऐसे कह सकते हो कि एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम माइनस v वेलोसिटी से मोशन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तुम यूज कर सकते हो। कि अगर तुम डायरेक्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो थोड़ा सा चेंजेस को तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें याद हो, अगर तुमने जब डायरेक्ट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था तो वहां पे तुम जो मेजरमेंट देख रहे थे वो एस डैश फ्रेम से देख रहे थे, मगर यहाँ जो हम मेजरमेंट देख रहे हैं वो एस फ्रेम से देख रहे हैं, तो उसी चीज को हम यूज करते हैं। नाउ यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, या उसके पहले तुम पहले यहां तक लिखो, तो ये वाला लाइन लिखो, ये फिगर बनाओ, नहीं कंफ्यूज आ जाओगे, इतना लिखो, जल्दी करो। हो गया? देखो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन यार क्या हो जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन v है, क्या मिलेगा हमें, तो देखिए जनाब क्या मिलेगा, x2 इज इक्वल्स टू x2 डैश प्लस vt डैश अपॉन में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये मिलेगा। साथ ही साथ और क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x1 डैश प्लस vt डैश अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। बोलो बोलो जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है। अब इन दोनों का मान हम यहां रखेंगे ना, देखो कहोगे सर जी मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी समझो। देखो भाई, यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, using the value of equation 3 in equation 2 we get, क्या गेट करेंगे भाई, देखो L नॉट बराबर x2 का मान है x2 डैश प्लस
वी टी डैश अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये पूरा है x2 माइनस x1 का है x1 डैश प्लस वी टी डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक काम ये कर लो, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को कॉमन कर लो, है ना। तो एल नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट x2 डैश प्लस वी टी माइनस x1 डैश माइनस वी टी। माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से ये कट गया, तो क्या आ जाएगा देखो, एल नॉट बराबर x2 डैश माइनस x1 डैश अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर तुम्हें ठीक ठीक याद आ रहा हो तो x2 डैश माइनस x1 डैश की वैल्यू l है, यहाँ इक्वेशन 1 से उसको वहां पुट कर दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, क्या मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा एल नॉट बराबर एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ना। एल नॉट इज इक्वल टू एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ गया ट्रांसफॉर्मेशन इन लेंथ ना, दिस इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां से कई सारे कंडीशंस आप अपने आप जनरेट कर सकते हो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के अलग अलग वैल्यूज के लिए। बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक देखो तीन केस बेसिकली क्या आते हैं, अगर मैं तीन अलग अलग केसेस की बात करें तो हियर फॉलोइंग केसेस अराइज ना। पहला केस देखो भाई, पहला केस, पहली बात ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पहली बात ये कह रहा है कि मान लीजिए, अक्सर होता है ना जब हम कोई काम करते हैं तो चार लोग आते हैं और चार तरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन आई है, तो कुछ लोग आके कह रहे हैं मान लो ऐसा हो जाए कि v की वैल्यू बहुत बहुत कम हो c से। बन सकता है ना, अगर इफ लो भैया, इफ v इज वेरी 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 लेस देन c, इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि जो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू है ये नेग्लेजिबल हो जाएगी, इज नेग्लेजिबल, देन v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल ना, स्पेलिंग देख लेना यार, इज नेग्लेजिबल देन। तो ये जब खत्म हो गया तो 1 बचा, तो इसका मतलब L बराबर L नॉट, ये एक कंडीशन है भाई। अगर v की वैल्यू बहुत बहुत कम हो किसमें, तो उस केस में L बराबर L नॉट, और यही कंडीशन थी तुम्हारी गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन लेंथ की बात हो रही थी, वहां L बराबर L नॉट आया था। इट मींस कि अगर वेलोसिटी बहुत कम हो तो हमें लेंथ में बहुत खासा चेंज या लेंथ में चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा। ये हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक बड़ा सा लोहे का सरिया एक ट्रक पे रख करके जा रहा है, तो आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि उसका लेंथ बहुत छोटा हो गया, या इवन एक ट्रेन पे बहुत स्पीड से कोई चीज जा रही है, एक रॉड है या कुछ भी है, अगर वो बहुत स्पीड से जा रहा है तो भी आपको उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं दिखेगा। ये मेन इसका एग्जांपल ले सकते हो, डे टू डे लाइफ वाला एग्जांपल है कि भाई कई लोग कह सकते हैं ना कि जब कोई चीज मूव कर रही है तो उसका लेंथ छोटा हो रहा है, तो हमें तो नहीं दिखता है भाई। तो आपको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वहां v का वैल्यू c से बहुत कम है। तो जब v का वैल्यू c से बहुत कम होगा तो ये फैक्टर नेग्लेजिबल हो जाएगा, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। भाई छुटका जो ऊपर जो छुटका है वो कम है, नीचे वाला बड़ा है, तो ओवरऑल रिजल्ट छोटा आएगा ना। तो जब ऊपर ओवरऑल रिजल्ट छोटा आएगा तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो एल बराबर एल नॉट हो जाएगा। तो सीधी सी बात यहाँ पे है, और ये डेली लाइफ में ऑब्जर्व होता है। हाँ देखो आगे, मजा आ रहा है।
अगला दूसरा वाला, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि मान लेते हैं ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, इफ v इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c, अगर v का मान अप्रोक्स c हो जाए, देन इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, देन इन दिस केस जो ये आपकी वैल्यू है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाली, ये या ऐसे आप कह लो कि देन इन दिस केस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज लेस देन 1, इज लेस देन 1, so अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज लेस देन 1। भैया सीधी सी बात है, ये लेस देन 1 है तो जब 1 से उसको घटाएंगे तो फिर ओवरऑल वैल्यू भी 1 से कम आएगी ना, लेस देन 1। देयरफॉर अगर ये पूरी वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, L बराबर L नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर से वी गेट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि जो L है, अगर ये वैल्यू कम है तो यहां से सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो L आएगा ये कुछ डेसिमल में आएगा ना, मतलब कहने का ये है कि जो L की वैल्यू होगी वो L नॉट से कम हो जाएगी ना, सो वी गेट L इज लेस देन L नॉट। इट मीन्स कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट के स्पीड के कंपेरेबल जाए, उस केस में L की वैल्यू L नॉट से कम होगी, मतलब उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, दैट इज अभी इस पे बहुत सारे सवाल करेंगे ना, एकदम पेशेंस बना के रखना। लेंथ ऑफ द रॉड इज कॉन्ट्रैक्टेड ना। एक और लास्ट केस देख लो भैया, लास्ट केस में कुछ खास नहीं कह रहा है, बस यही कह रहा है मान लो ऐसा हो जाए कि v बराबर c हो जाए, तो भैया जब v बराबर c करोगे तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0, तो उस केस में L कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू c, देन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर 0, देयरफॉर L बराबर 0। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक रॉड जिसका लेंथ है 0 हो जाए, भाई अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो कुछ तो उसका लेंथ होगा ना, तो इसका मतलब आप स्पीड ऑफ लाइट से तो ट्रेवल नहीं कर सकते। यहां से ये बात भी प्रूफ होती है कि आप स्पीड ऑफ लाइट से चल नहीं सकते क्योंकि लेंथ 0 नहीं होगा। ठीक है भाई, देखो दिस शोज दैट we cannot travel with the speed of light, मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल तो नहीं कर सकते। ओके, लिख लो यहां तक, जल्दी करो। तो ये 3 केसेस थे आपके लॉरेंस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के। नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे होंगे आपका टाइम डायलेशन, यानी हम ये समझेंगे कि टाइम कैसे, समय कैसे, अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है या उसके आसपास ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए समय कैसे धीमा हो जाता है, उस बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है ट्विन पैराडॉक्स, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है ट्विन पैराडॉक्स का, उसको भी हम समझेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो उसको जरूर पूछिए। क्वेश्चन सीरीज हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, तो इसके सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।